हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के वीडियो नंबर 5वां के ऊपर। जैसा कि पता है कि इससे पहले दोनों सब्जेक्ट का 5 वीडियो करा चुके हैं, तो यह हमारा 5वां वीडियो का सीरीज चल रहा है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वीडियो नंबर 5। ठीक है, आज जो वीडियो है इसमें हम लोग जो प्रश्न देखने वाले हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं, देखेंगे, समझिएगा। पहला है कोल्ड एप्लीकेशन। कोल्ड मतलब क्या होता है? शीत। शीत मतलब ठंडा यानी ठंडक। तो शीत एप्लीकेशन यानी ठंडक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? आवेदन, यानी जो चीज़ें लगाया जाए। ठीक है, तो कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में हमें समझाना है। आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा सकता है, कभी हॉट एप्लीकेशन के बारे में, कभी कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में। बड़ी आसान है, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन, नाम सही है कि कोल्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब लगाना, ठीक है, और कोल्ड मतलब ठंडा, यानी ठंडा लगाना, ठंडक देना। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब देना, देना भी हो सकता है, कुछ भी जो समझ लीजिए। कोल्ड एप्लीकेशन, ऊतक जो होता है हमारा, जो टिश्यू होता है, ऊतक मांसपेशी, मांसपेशी, वह ज्वाइंट मतलब जो संधि जहाँ पे ज्वाइंट होता है हड्डी का, वहाँ दर्द में राहत प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। तो कोल्ड एप्लीकेशन क्या है? कोल्ड एप्लीकेशन आपके टिश्यू में, आपके मांसपेशी में, आपके ज्वाइंट में दर्द से राहत प्रदान करने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है, जो भी कहिए। शरीर के किसी भाग में इन्फ्लामेशन होता है तो उस भाग में दर्द व सूजन होती है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं। अगर आपको एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ये इन्फ्लामेशन, तो अभी इतना समझिए कि इन्फ्लामेशन का मतलब होता है प्रभावित अंग, और प्रभावित अंग जो भी होगा वह आपका इन्फ्लामेशन में आता है। आपका दर्द, सूजन, लालिमा, ठीक है, ये सब आता है। जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा, जहाँ भी प्रभावित अंग होगा, वहाँ पे दर्द, सूजन, ओके, दर्द, सूजन, लालिमा, ये सब अगर होता है तो वह इन्फ्लामेशन को बताता है। तो ऐसे ही आपके शरीर में कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उस भाग में दर्द और सूजन होता ही है। ठीक है, तो बर्फ़ एप्लीकेशन से आप उस दर्द वाले भाग में, सूजन वाले भाग को आप ठीक कर सकते हैं, राहत दिला सकते हैं उससे। ठीक है, तो बर्फ़ एप्लीकेशन से आप उस भाग की रक्त सप्लाई में कमी होती है, वह चोटिल भाग में सूजन कम होने से दर्द में राहत मिलती है। अब कोल्ड एप्लीकेशन, मान गया किसी को चोट लग गया, ठीक है, सूजन हो गया, दर्द कर रहा है, दर्द से कराह रहा है, तो आप उसे, दर्द हो गया, सूजन हो गया वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लालिमा आ गया, सूजन हो गया और दर्द कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक बर्फ़ के टुकड़े लेंगे, ठीक है, बर्फ़ के टुकड़े लेंगे, उसको आप किसी कॉटन में बांध लीजिए, या फिर आप किसी भी तरीक़ा से आप उसके प्रभावित अंग पर अगर आप उसको ठंडक देते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। क्योंकि ठंडक देने से जो ब्लड का कंट्रैक्शन होता है, ब्लड नली का, वह कम जाता है, समझ गए, जिससे जो ब्लड दूसरे अंगों तक जो जाएगा, जो दर्द है उसको कम करेगा, सूजन कमता है और दर्द भी जो है आपका क्या होगा, कम जाएगा। तो यही कुछ कोल्ड एप्लीकेशन से होता है। आप लोग देखते हुए, किसी को फीवर हो जाता है, काफ़ी हाई फीवर, तो उसको पहले कोल्ड स्पॉन्जिंग ही किया जाता है, पहले उसको ठंडक ही दिया जाता है, कॉटन भिगाकर, ठीक है, बर्फ़ के टुकड़े को कॉटन भिगाकर सर पर रखा जाता है, हाथ पैर उसको जो है ठंडा से क्लियर किया जाता है ताकि उसको टेम्परेचर कम सके। तो यह टेम्परेचर करने में भी सहायता देता है, दर्द, सूजन, इन सब में भी आपको राहत देगा कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन आप बर्फ़ के टुकड़े से भी कर सकते हैं, कुछ भी जो ठंडा महसूस दे सके उससे आप कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। अब इसका अवधि कितना होता है, मान के आप कितना देर तक कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे कि आपको जो है उसका फ़ायदा देगा। तो चोटिल, मान के किसी भाग पर चोटिल लगा है हाथ पैर में, ठीक है, या फिर प्रभावित अंग यानी इन्फ्लामेटेड जो भाग है, उस वहाँ पे आप अधिकतम 20 मिनट की अवधि तक कोल्ड एप्लीकेशन किया जाता है। मतलब जहाँ भी आपको कोल्ड एप्लीकेशन करना है, चोट लगे भाग पर, ठीक है, इन्फ्लामेट, कटे फटे सूजन वाला भाग पर, वहाँ पे 20 मिनट अवधि तक ही आप कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, देख लीजिए यहाँ पे, एक बार 10 मिनट तक करने के बाद कुछ अंतराल के बाद पुनः कोल्ड एप्लीकेशन किया जाता है। टोटल मिला के आप 20 मिनट करेंगे तो आपको फ़ायदा देगा। 10-10 मिनट के 2 ब्रेक बनाकर आप जो है कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके,
इस हेतु आइस पैक को एक पतले कपड़े के आवरण में लपेटकर अप्लाई किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि कोल्ड एप्लीकेशन, बर्फ़ के टुकड़े लीजिए, उसको कॉटन में क्या कीजिए, लपेटिए पतले कॉटन में, और उससे जो है आप सेकाई कर सकते हैं, सेक सकते हैं प्रभावित अंग को, और वह जो है प्रभावित अंग पर ठंडक महसूस होगा, जिससे वहाँ पे जो ब्लड का सर्कुलेशन है हल्का कम होगा, जिससे प्रभावित अंग पर सूजन कमेगा, दर्द कम होगा। बात समझ गए चीज़ों को। तो ये आपका कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी था, मैंने बता दिया। अवधि, अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना? 20 मिनट। ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 मिनट करेंगे प्रभावित अंग पर, ठीक है। 10-10 बार के 2 टर्म में करेंगे। और यह आइस पैक मतलब छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े को एक पतले कपड़े में लपेटकर उसे जो है अप्लाई किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है, आप इंग्लिश में चाहें तो देख सकते हैं। अब बातें आता है कि भाई कोल्ड एप्लीकेशन हम देंगे क्यों, इसका क्या बेनिफिट्स है। तो अब एक्चुअल आपको पता चलेगा कि कोल्ड एप्लीकेशन का क्या लाभ होता है। आपके सामने में है, यह रक्तस्राव में कमी लाती है। अगर मान के किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है चोट लगे हुए जगह पर, प्रभावित अंग पर, और उसके ब्लड को सर्कुलेशन को कम करना है, कमी रक्तस्राव को कम करना है, तो आप जो है आप एक कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी यूँ कहा जाए तो किसी को कट जाए, ठीक है ना, कट जाए और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगे, तो आप वहाँ से यह कोल्ड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग कमेगा, ठीक है। यह रक्त प्रवाह धीमा करता है, मतलब आपके बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी हो रही है तो आप ऑटोमेटिक अपने बॉडी को ठंडा कर लीजिएगा, तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपके चोट लगे हुए भाग हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है और वहाँ पे सूजन हो जाता है, ठीक है। तो आपको अगर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को धीमा करना है तो वह भी यह करता है, ठीक है। वह मांसपेशियों को दर्द को यह कम करता है, मसल्स पेन को कम करता है। यह संक्रमित भाग में जीवाणु वृद्धि में कमी लाता है। अगर आपका पार्ट कहीं संक्रमण वाला है, इन्फेक्टेड है, तो वहाँ पे यह जीवाणुओं को वृद्धि को कमी लाता है। ओके, आगे है, यह कुछ माइनर प्रोसीजर जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद वह छोटी मोटी समस्याओं, सिर दर्द से राहत प्रदान करता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो चाहे तो वह कोल्ड एप्लीकेशन करके अपने मस्तिष्क पर बर्फ़ के कुछ टुकड़े रखकर कपड़े में लपेटकर उससे उसको ठीक हो सकता है। किसी को अगर दांत को अगर निकाला गया है, ठीक है, और दांत में काफ़ी ज़्यादा टूथ में पेन हो रहा है, तो वहाँ भी एप्लीकेशन कर सकते हैं कोल्ड एप्लीकेशन का। तो यह छोटी मोटी समस्याओं और दर्द से राहत देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ से इंग्लिश शुरू हो गया। तो इसका क्या बेनिफिट्स है, बेनिफिट उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यह सूजन को हल्का कम कर, अब ऐसा नहीं है कि कोल्ड एप्लीकेशन से आप गंभीर चीज़ों को ठीक कर लीजिएगा। यह सिर्फ आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एट ए टाइम अगर राहत दिलाना है, कोई उपाय नहीं है, तो ये उपाय सब करने लायक है, ठीक है। तो इसलिए ये बताया गया है, पढ़ना ज़रूरी है, ताकि मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा दवाई से अगर कम देते हैं तो ये ठीक है ना। तो इसलिए ये सब उपाय ज़रूरी है, पेशेंट के लिए आप कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। अब आता है कंट्रा इंडिकेशन, मतलब किसको निषेध है, मतलब किसके लिए वर्जित है यह कोल्ड एप्लीकेशन, किसको कोल्ड एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। तो निम्न स्थितियों में कोल्ड एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता है। किनको किनको कोल्ड एप्लीकेशन नहीं किया जाएगा, देख लीजिए, निषेध किसके लिए है। किसी को अगर रेनॉल्ड डिजीज है उसमें नहीं किया जाएगा। लिम्ब एस्केमिया, लिम्ब मतलब होता है ना कि जिस शरीर के अंग में ब्लड सर्कुलेशन कम है वहाँ पे आप जो है, एस्केमिया मतलब क्या होता है, रक्त प्रवाह में कमी। तो जिस भी भाग में अगर आपको लोअर लिम्ब यानी निचले एरिया में अगर ब्लड सर्कुलेशन कम है तो आप जो है वहाँ पे नहीं करेंगे। जहाँ भी अंग, जिस भी अंग में अगर एस्केमिया हो, ब्लड सर्कुलेशन कम हो, तो वहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोल्ड एप्लीकेशन जो है और ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन कम कर देता है। तो इसको एस्केमिया है ही, और ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो लिम्ब एस्केमिया में नहीं करेंगे। कोल्ड से एलर्जी, अगर किसी को ठंडक से एलर्जी हो, कोल्ड से, तो उसको भी ये नहीं करेंगे, क्योंकि उसको करते ही एलर्जी होने लगेगा। प्रभावित भाग में संवेदना नहीं होने पर, अगर आपके किसी पार्ट में बॉडी का वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं है, कोई संवेदना मतलब कोई जो है फीलिंग नहीं है उस पार्ट में, उस अंग में, तो फिर वहाँ पे करने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे हानि ही पहुँचाएगा। तो फिर वहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन निषेध होता है। ओके, पैरालिसिस वाला पेशेंट में कोई फ़ायदा नहीं करेगा,
ठीक है, क्योंकि पैरालिसिस वाला का मतलब ही होता है कि उस बॉडी में, उस अंग में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, यही पैरालिसिस होता है। तो उस कारण से जो है आपको कोल्ड एप्लीकेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ओके, आगे है वैसो कंट्राइंडेक्शन के कारण एचटीएन होने पर। अगर मान गए किसी को जो रक्त की नली है उसमें संकुचन होने से अगर किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है, दिल हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, तो उस कंडीशन में आप जो है इसको आप क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन करके एचटीओ को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एचटीएन वैसो कंट्रैक्शन के कारण, रक्त वाहिका में संकुचन के कारण एचटीएन बढ़ता है, हाइपरटेंशन बढ़ता है। और आप ये सोचेंगे कि हम हाइपरटेंशन को कोल्ड एप्लीकेशन करके नीचे कर लेंगे, ब्लड सर्कुलेशन कम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा बीपी का बीमारी, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, ठीक है, वह सिर्फ प्रभावित अंग के लिए होता है, जहाँ सूजन हो, जहाँ दर्द हो, लालिमा हो, वहाँ आप कोल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें कोल्ड एप्लीकेशन के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोल्ड एप्लीकेशन है क्या, ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन का क्या अवधि होता है, इसका क्या बेनिफिट, या बेनिफिट के जगह पर उद्देश्य भी पूछ सकता है, तो दोनों में से कोई पूछेगा बता दीजिएगा। और यह कौन नहीं कर सकता है, ठीक है, तो कौन नहीं करेगा यानी किसके लिए निषेध है, कंट्राइंडेक्शन अभी बता दिए, तो ये चीज़ें आप लोग लिखिएगा। 5 नंबर्स में ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पे टोटली ऊपर वाला जो है इंग्लिश मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे बहुत ही जानदार प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्या है कि मरीज के बिस्तर तैयार करने की यानी बेड मेकिंग का परिभाषा बताना है, इसके प्रकार बताना है, इसके उद्देश्य बताना है, और इसके नियम या सिद्धांत जो भी कहिए, बेड मेकिंग का प्रिंसिपल, बेड मेकिंग का उद्देश्य, और बेड मेकिंग का प्रकार, और बेड मेकिंग का परिभाषा हमें बताना है। यह क्वेश्चन अगर आप टोटल पूछेगा तो 10 नंबर में, और इसमें से बेड मेकिंग का उद्देश्य पूछ ले या नियम पूछ ले तो जो है आपको 5 नंबर में पूछ देगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेड मेकिंग है। बेड मेकिंग के आप लोग नाम से यह स्पष्ट है कि बेड मेकिंग मतलब बिस्तर बनाना, ठीक है। तो बिस्तर बनाना क्या होता है, देखिए, बेड मेकिंग मरीज के बीमारी के अनुसार वह सुविधा हेतु बिस्तर तैयार करने की एक तकनीक है। बेड मेकिंग, बिस्तर बनाना एक तकनीक है। अब बिस्तर हम लोग घर में भी बनाते हैं, ठीक है, अपने सोने के लिए भी बनाते हैं नॉर्मल तरीक़ा से भी, जहाँ मन वहाँ एक जाजिम बिछा दीजिए, चादर बिछा दीजिए, लेट जाइए, तो भी तो एक बिस्तर ही होता है। बट एक अस्पताल में जो बिस्तर बनाया जाता है वह एक टेक्निक से बनाया जाता है, वह एक तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जिसमें मरीजों को ध्यान में रखते हुए, उसके स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए अच्छे से बेड तैयार किया जाता है। तो जो बेड मेकिंग होता है वह प्रॉपर एक मरीज के बीमारी के अनुसार सुविधा के लिए बिस्तर तैयार करने की एक तकनीक ही बेड मेकिंग होता है, समझ गए। बिस्तर बीमार व्यक्तियों को आराम प्रदान करने व सही पोजीशन में लेटने हेतु तैयार किया जाता है। अब जो बिस्तर होता है खास टेक्निक के इस्तेमाल करके मरीज के अनुसार, उसके स्थिति के अनुसार इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसको आराम दिया जा सके, उसको सही पोजीशन में लेटने में मदद मिले, इसलिए तैयार किया जाता है, ठीक है। नर्स की एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि वह मरीज को साफ रिंकल फ्री बेड उपलब्ध कराए। अब देखते होइएगा अस्पताल सब में एकदम नए नए बेड शीट चादर वगैरह दिया जाता है, एकदम अच्छे से जो है उस पर आपको मैकिंटोश वगैरह रख कर बेड को अच्छे से एकदम देखते होइएगा कि फ्री जो है रिंकल फ्री मतलब घर्षण रहित, ठीक है, सिलवट रहित जो है आपको बनाया जाता है, ताकि मरीज को कोई जो है उस पर घर्षण न लगे, जिससे उसके स्किन में कोई समस्या, इरिटेट न लगे। तो इसलिए बिल्कुल रिंकल फ्री बेड बनाया जाता है, साफ़ सुथरा बेड तैयार किया जाता है मरीज को उसके स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समझ गए। चलिए, बेड मेकिंग क्या है, बेड मेकिंग एक तकनीक है जो मरीज के ध्यान में रखते हुए उनके सुविधा, उनके बीमारी मरीज जो है उनके अनुसार, उनके सुविधा हेतु बिस्तर तैयार करने की एक तकनीक ही बेड मेकिंग कहलाती है। बातें को समझ गए। चलिए, यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है। अब बेड के कितने प्रकार हो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बेड का कितने प्रकार होता है, प्रकार के बारे में बताइए। तो चलिए बताते हैं। तो मेरे डियर, बेड का अलग अलग प्रकार है अपना, ठीक है।
मरीज के कंडीशन के अनुसार मतलब मरीज की स्थिति के अनुसार विभिन्न बेड अलग अलग है, विभिन्न प्रकार के बेड है। ठीक है, देखते होइएगा कोई हार्ट का मरीज है उसको उसी अनुसार बेड तैयार किया जाता है। ठीक है, कोई सर्जरी वाला पेशेंट है उसको उसी अनुसार, कोई फ्रैक्चर वाला मरीज है उसको उसी अनुसार बेड दिया जाता है। तो सब बेड कहीं ना कहीं मरीज की स्थिति के अनुसार बेड तैयार किया जाता है और सब बेड अलग अलग होते हैं मरीज के कंडीशन के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट मतलब पेशेंट के कंडीशन के अनुसार डिफरेंट बेड आर एज फॉलो मतलब अलग अलग बेड जो है निम्न प्रकार है दिए गए हैं। जैसे आपको नॉर्मल सिंपल जो बेड होता है जिसे हम लोग अनऑक्युपाइड बेड कहते हैं। अनऑक्युपाइड मतलब जो बेड अभी खुला हो, जो अभी भरा हुआ बेड ना हो, जिस पर मरीज नहीं हो। तो सिंपल बेड में एक होता है क्लोज बेड जो सिर्फ एडमिशन वाले मरीजों के लिए होता है और एक ओपन बेड होता है जिस पर कोई भी मरीज आकर एडमिट हो सकते हैं। तो सिंपल बेड या अनऑक्युपाइड बेड में दो तरह होता है, एक क्लोज बेड एक ओपन बेड। ठीक है, और नेक्स्ट बेड सब जो है एक है ऑक्युपाइड बेड जिस पर पहले से मरीज है तो वह ऑक्युपाइड बेड हो जाएगा, छेका हुआ जिसको बोलते हैं भरा हुआ बेड। कार्डियक बेड जो कि मरीज को कार्डियक वाले मरीज के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, कार्डियक वाले मरीज के लिए तैयार किया जाता है। फाउलर्स पोजीशन फाउलर्स बेड होता है जिसमें फाउलर पोजीशन में मरीज को रखा जाता है जिसको श्वसन के समस्या हो, हार्ट का समस्या हो, ऐसे मरीजों को फाउलर्स बेड तैयार किया जाता है। फ्रैक्चर बेड जो जिसको फ्रैक्चर हो हड्डी वगैरह में उसके लिए फ्रैक्चर बेड तैयार किया जाता है। ब्लैंकेट बेड होता है जो ब्लैंकेट बेड आप लोग जानते हैं ब्लैंकेट बेड होता है। ऑपरेशन बेड होता है जो ऑपरेशन वाले मरीजों के लिए तैयार किया जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग जो है आपके बेड मिल जाएंगे। ठीक है, यह बेड जो है आपके मरीज के स्थिति के अनुसार जो है दिया जाता है। अगर कोई अस्थमा वाला मरीज आएगा तो उसको जो है फाउलर्स बेड दिया जाएगा। ठीक है, कोई अगर हार्ट वाला पेशेंट आएगा उसको कार्डियक बेड तैयार किया जाता है। कोई अगर फ्रैक्चर वाला आएगा तो फ्रैक्चर बेड तैयार किया जाएगा। समझ गए? तो ये चीज़ होता है। ऑक्युपाइड बेड कहने का मतलब होता है कि पहले से मरीज है लेकिन पहले से जो मरीज है तो उसका भी बेड तो बनाना पड़ता है। मरीज एक दो दिन रहा बेड ख़राब हो गया तो उसका तो बेड बनाना पड़ेगा ना। तो ऑक्युपाइड बेड में मरीज वहाँ पे रहता है उसी बेड पर और उस बेड को मरीज को रहते हुए उस बेड को तैयार करना ही ऑक्युपाइड बेड कहलाता है। बातें को समझ गए? और अनऑक्युपाइड बेड होता है जो खाली बेड होता है जो मरीज आएगा एडमिशन लेगा। ठीक है, और अपना भर्ती होगा। तो ये जो है बेड का प्रकार हो गया, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बात आएगा कि पलंग यानी जो बेड होता है वह मरीज की स्थिति अस्पताल की व्यवस्था अनुसार विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया अलग अलग प्रकार। पलंग पर बिस्तर बनाने के लिए सामान उपयोग में आते हैं वो निम्न है। ठीक है, अब अलग अलग बेड होगा। ठीक है, लेकिन बेड तैयार करने के लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके सामने एक टेबल रख देगा, एक जो है पलंग रख देगा, उस पलंग को जो है हो गया बेड हो गया। नहीं, बेड बनाने के लिए प्रॉपर आपको कुछ सामान चाहिए। ठीक है, तो उस सामान में क्या क्या होता है, क्या क्या आपको अरेंज करना पड़ेगा, देख लीजिए। सबसे पहले एक गद्दा चाहिए, मैट्रेस चाहिए जो पलंग पर बिछाने के लिए ताकि मरीज को कंफर्टेबल लगे। मैकिनटोश होता है, यह मैकिनटोश क्या करता है कि अगर मान गए बेड पर पानी गिर गया, मरीज टॉयलेट वगैरह कर दिया तो यह बेड को भीगने से बचाता है मैकिनटोश। ठीक है, चादर वगैरह होता है, बेडशीट जो कि ऊपर से लगाया जाता है। तकिया होता है जो कि एक पिलो होता है मरीज के लिए। ड्रॉ शीट होता है, तकिए का कवर यानी खोल होता है। और ब्लैंकेट मतलब आप लोग जानते हैं कंबल होता है। ठीक है, तो ये कुछ सामान होता है जो कि मरीज के लिए रहता है हर एक हॉस्पिटल में, हर एक बेड पर, आप लोग जानते हैं। अब आता है कि भाई बिस्तर तैयार जो करते हैं इसके पीछे का उद्देश्य मकसद क्या है, क्यों हम बेड मेकिंग करते हैं। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि बेड मेकिंग करने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो बिस्तर बनाने का प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार के है। हम किन किन उद्देश्यों के कारण हम बेड मेकिंग करते हैं चलिए हम दिखा देते हैं। उद्देश्य यही है कि भाई मरीज को सुरक्षित और आरामदायक बिस्तर प्रदान करना। बिस्तर इसीलिए ना बनाया जाता है ताकि मरीज को सुरक्षित और आरामदायक बिस्तर दिया जाए। मरीज को साफ़ सुथरा झुर्रियों से मुक्त बिस्तर प्रदान करना। मरीज को साफ़ सुथरा रिंकल फ्री बेड तैयार करना। अगर हो सकता है मरीज अपने से या उसका घर वाला बेड तैयार करे तो हो सकता है उस पर बहुत सारा परेशानी हो, साफ़ सुथरा ना हो, जैसे तैसे बना देगा। लेकिन आपका बेड टेक्निक बनाने का पता है, देखिए बेड लगाना, बेड मेकिंग करना भी एक टेक्निक है। समझ गए? आपको ये प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे हम जो है
बेड किन किन लेयर के बाद किन का इस्तेमाल करेंगे, किसके बाद किसका इस्तेमाल करेंगे और प्रॉपर एक बेड मेकिंग करेंगे, तो ये ट्रेनिंग में बताया जाता है। साफ बिस्तर वार्ड व यूनिट को भी साफ रखता है। अगर आप एक अच्छे बेड बनाते हैं बेहतर, तो देखने में अच्छा लगता है, वह साफ़ सुथरा उससे ज़्यादा दिखता है, ठीक है ना, जिससे जो यूनिट होता है वह भी साफ लगता है, ठीक है। आरामदायक बिस्तर द्रावरण बेड शोर होने से बचाता है। अगर मान के कंफर्टेबल बेड है मरीज के लिए, मरीज के अनुसार, तो उसको बेड शोर से, बिस्तर से होने वाले घाव से बचाएगा। मरीज और नर्स के बीच पारस्परिक संबंध एनपीआर स्थापित करता है। एक अच्छे बेड जो है मरीज और नर्स के बीच एक अच्छे संबंध बनाता है, समझ गए। मरीज को सक्रिय व निष्क्रिय व्यायाम करवाने हेतु, मरीज को एक अच्छे व्यायाम करवाने के लिए भी बेड होना, अच्छे बेड होना जरूरी है। मरीज को बीमारी विशेष में आराम दिलाने हेतु, ठीक है, मरीज को जो बीमारी है उस बीमारी में उस विशेष बेड से आप उसको अच्छे से आराम दिलवा सकते हैं। जैसे अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको कार्डियक बेड देंगे तो उसको आराम मिलेगा थोड़ा सा ज़्यादा, कोई अस्थमा वाला है तो फाउलर बेड देंगे तो उसको आराम मिलेगा। तो इस प्रकार से विशेष बीमारी में विशेष आराम दिलाने के लिए हम बेड मेकिंग करते हैं। मरीज का विश्वास प्रदान करने, मरीज का विश्वास प्राप्त करने हेतु, विश्वास जीतने हेतु आप मरीज के लिए अच्छा काम करेंगे, मरीज को आराम अनुभव होगा, तो मरीज जो है आपका समझेगा कि हाँ मेरे लिए अच्छा कर रहा है, विश्वास आपको ऊपर बनाएगा, ठीक है ना, यानी आप उनके विश्वास को जीत लेंगे, ठीक है। मरीज को उसकी स्थिति के अनुसार विशेष सुविधाजनक बिस्तर देने हेतु, ठीक है। अब मरीज के उसकी स्थिति के अनुसार, पोजीशन के अनुसार, ठीक है, उसको सुविधाजनक बिस्तर देने के लिए हम बेड मेकिंग करते हैं। मरीज को स्वच्छ और वातावरण प्रदान करने हेतु, एक अच्छे बेड से मरीज को अच्छी नींद आती है, अच्छे आराम मिलता है, तो एक स्वच्छ वातावरण भी प्रदान होता है, तो बिस्तर बना के आप मरीज को सारा चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बेड मेकिंग का पर्पज़ कि हम बेड मेकिंग क्यों बनाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश भी सब दिया गया है, ऑब्जेक्टिव्स या पर्पज़ कहिए, जो भी सब चीज़ दिया गया है। अब बात आता है कि भाई बिस्तर बनाने का क्या नियम और सिद्धांत है। अब देखिए, नियम या सिद्धांत के मतलब होता है कि जो बातें हमें ध्यान में रख कर किया जाए, ठीक है। नियम क्या होता है कि हम ध्यान में है कि हमको फलाना 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 ऐसे 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 करना है, वही नियम होता है। सिद्धांत भी सेम वही है कि जो बातें ध्यान में रख कर किया जाए तो अच्छे से, वही एक सिद्धांत हो जाता है। तो बिस्तर तैयार करना का भी अलग अलग सिद्धांत है, किन किन बातों को ध्यान में रखकर हमें बिस्तर तैयार करनी चाहिए। बिस्तर बनाने के सिद्धांत, बिस्तर बनाने के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है, प्रमुख नियम निम्नलिखित है, देख लीजिए। मरीज का बिस्तर साफ, पूरी तरह से सलवटों रहित, रिंकल फ्री होनी चाहिए। अब जो मरीज की बिस्तर है आपको ध्यान रखना पड़ेगा एज ए नर्स की रिंकल फ्री हो, मतलब सलवट मतलब वही घर्षण रहित हो। बिस्तर बनाते समय नर्स को व्यवस्थित रूप से कार्य करते हुए समय, ऊर्जा एवं सामग्री की बचत करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बेड बनाने में 1 घंटा लगा दें, दिन भर में 2 ही मरीज 3 ही मरीज को आप बेड बना कर देंगे, तो ये सही नहीं है। तो बिस्तर बनाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नर्स को व्यवस्थित रूप से कार्य करें और कार्य करते हुए ऊर्जा और समय की बचत करनी चाहिए। ओके, इन चीज़ों को ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा है, बिस्तर बनाते समय बीज संक्रमित तकनीक का उपयोग करना चाहिए। अब जब हम बिस्तर बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि बिस्तर बनाने में जो भी सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल जो है वो क्लीन है, ठीक है, उस पर कोई जो है संक्रमण नहीं है या पहले कभी यूज नहीं हुआ हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। बिस्तर इस प्रकार तैयार करना चाहिए ताकि वह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सके। अब बिस्तर हम इस प्रकार लगाएंगे कि वह सूक्ष्म जीवों से रोक सके, ठीक है, यानी एक दूसरे के नज़दीक नहीं होगा, अलग अलग जो है बेड होगा, सबका अपना अपना पर्सनल बेड होगा, समझ गए, इसका बेड उसको यूज नहीं करेंगे, उसका इसको यूज नहीं करेंगे। तो आप बिस्तर इस प्रकार तैयार करेंगे ताकि सूक्ष्म जीव को वृद्धि को रोक सके। बिस्तर तैयार करते समय देह यांत्रिकी यानी बॉडी मैकेनिज्म का ध्यान रखनी चाहिए। अब बिस्तर तैयार करते समय आपको जो बॉडी मैकेनिज्म होता है, जो चारों साइड से घूम घूम के आपको बिस्तर तैयार नहीं करना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो बॉडी मैकेनिज्म कहता है कि आप एक साइड से, चारों साइड में आप कैसे बिस्तर लगा देंगे एक ही जगह पे खड़े हुए हुए, ये बॉडी मैकेनिज्म होता है। तो आपको ये बॉडी मैकेनिज्म ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे एक जगह से आप बेड को अच्छे से लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया।
आगे है छठा पॉइंट है, बिस्तर इस तरह तैयार करना चाहिए ताकि इस पर लेटने के बाद यह रोगी की समान हलचल में किसी भी प्रकार की रुकावट उत्पन्न न करे। अब बिस्तर आप इस प्रकार लगाएंगे कि मरीज अगर करवट लेना हो तो आसानी से करवट ले ले, उसको करवट लेने में कोई रुकावट नहीं आए। तो इस प्रकार के आप बिस्तर बनाएंगे ताकि मरीज को कोई जो है डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है, और आसानी से वह जो है अपना हलचल, अपना करवट बदल सके। ओके, सातवां पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है कि बिस्तर इस प्रकार तैयार करना चाहिए ताकि वह रोगी में बिस्तरी घाव एवं फुट ड्रॉप को रोकथाम करे। अब आप बिस्तर ऐसा तैयार करेंगे जिससे न आपको बेड सोर हो, न फुट ड्रॉप हो, ठीक है। फुट ड्रॉप मतलब पैर में, ठीक है ना, पैर में जो समस्या होता है, बेड सोर जो स्किन में, पीठ में जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट होता है वहाँ वहाँ बेड सोर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है बिस्तर को तैयार करनी चाहिए। तो ये 7 पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है, 7 पॉइंट बता दिया। आपको अलग अलग बेड तैयार करने में अलग अलग बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे किसी को फाउलर वाला बेड तैयार करेंगे तो कितना एंगल पर फाउलर पोजीशन होता है, कैसे क्या करेंगे। कार्डियक वाले के लिए सामने एक टेबल रखते हैं बिस्तर पर, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ होता है, ठीक है, मैंने बता दिया। यहाँ पे टोटल इंग्लिश है, पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़रूर पढ़िए, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो बहुत सारे चीज़ें हैं, नहीं ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।